Today we are going to discuss the conceptual questions of chapter number 18, Dawn of Modern Physics. So first of all, our first question is, imagine a world in which c is equal to 50 meter per second, how the everyday events would appear to us. अगर हमारे पास स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट वो हो जाए 50 मीटर पर सेकेंड, तो हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इवेंट्स होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी तो हमारी जो अपर लिमिट है यानी जो हम ट्रैवल स्पीड है किसी भी मटेरियल की वो 50 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं रहेगी. और दूसरी चीज़, हमें जो टाइम डायलेशन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के जो फिनोमिनाज है और जिसमें हमारा तीसरा फिनोमिना मास वेरिएशन का है वो सारे बहुत कम स्पीड यानी 45 मीटर पर सेकंड के ऊपर दिखाई देने लग जाएंगे. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जितनी भी चीज़ें दुनिया के अंदर इस वक्त वर्कआउट हो रही हैं वो सारी की सारी टाइम डायलेशन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और मास वेरिएशन के साथ दिखाई देंगी. क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास. बोथ ज़रक एंड समीना are 20 years old. Zarak leaves the earth in a spacecraft at 0.8 c. c का मतलब है speed of light. While Saman remain on the earth. समीना अर्थ के ऊपर है और जो ज़रक है वो ज़मीन से बाहर चली गई है. ज़रक रिटर्न फ्रॉम अ ट्रिप टू अ स्टार. वो एक स्टार पर गई है जो कितना दूर है 30th लाइट ईयर फ्रॉम द अर्थ. अर्थ से वो 30 लाइट ईयर दूर है. विच वन विल बी ग्रेटर एज. किसकी एज ज़्यादा होगी. सबसे पहले तो हमें पता है एस का जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है एस इज इक्वल टू वी टी, और अगर हम टाइम निकालना चाहें तो वो आ जाएगा वी एस बाई वी के. इसका मतलब ये हुआ डिस्टेंस ऑफ स्टार जो हमारे पास है वो कितना है 30 लाइट्स ईयर. 30 लाइट्स ईयर का मतलब है 30 मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर. लाइट की जगह पे हमने सी पुट कर दिया स्पीड ऑफ लाइट को. अच्छा, वी मेरे पास जो है वो जो स्पीड जो स्पेस क्राफ्ट की स्पीड है वो बराबर है 0.8 सी के. अब वो जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगी वो 2d के बराबर आएगा. 2d का मतलब क्यों, एक दफ़ा जाने में उसको टाइम लगेगा और उतना ही टाइम आने में उसको लगेगा. अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ज़रक बराबर आ जाएगा s इज इक्वल टू 2d, और जो टाइम का फार्मूला अगर मैं वहाँ पे s की जगह 2d पुट करूँ तो 2d डिवाइडेड बाय v, तो 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर. c और c जो नीचे 0.8 c जो मैंने v की जगह पुट किया है वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और डिवाइड करने से मेरे पास आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू 75 ईयर्स, यानी 75 साल लगेंगे उसके जाने और आने में. तो जो समीना जो इस दुनिया के ऊपर मौजूद है उसकी एज क्या हो जाएगी 20 प्लस 75 यानी 95 ईयर्स. अब अगर हम बात करें ज़रक एज की, तो ज़रक एज जो हमारे पास जा रही है वहाँ पे हमें जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस डायलेशन होगी यानी आपके पास लेंथ कंट्रैक्शन आप कह सकते हैं. तो डी डैश बराबर आ जाएगा डी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. तो इसका मतलब ये हुआ कि डी डैश बराबर आ जाएगा डी अंडर रूट 1 माइनस वी की वैल्यू आपके पास 0.8 सी है तो वहाँ पे 0.8 सी पुट करें तो सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा 1 माइनस 0.8 सी स्क्वायर. तो लेकिन उसके लिए जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 0.6 डी के लिए. किसके लिए, ज़रक के लिए. समीना के लिए तो वो डी ही था लेकिन ज़रक के लिए वो कम होके 0.6 डी आ गया क्योंकि लेंथ आपकी क्या कर गई है, कॉन्ट्रैक्ट कर गई है. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कम हो गई है क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है. अब जो टाइम है वो आ जाएगा 2d डैश बाई वी और d डैश आपके पास 0.6d है. और अगर मैं ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास अब जो एज बनती है वो 45 ईयर्स है, यानी उसको जाने और आने में ज़रक को कितने साल लगेंगे 45 ईयर. क्यों, क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है. तो आपके पास जो ज़रक की एज बनेगी वो 20 प्लस 45 इज इक्वल टू 65 ईयर्स, जबकि आपके पास समीना की एज जो बनी थी वो बनी थी 95 ईयर्स. क्वेश्चन नंबर 3, विच हैज़ मोर एनर्जी, अ फोटोन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और अ फोटोन ऑफ येलो लाइट. एक्सप्लेन करेंगे. हमें ये पता है कि जो अल्ट्रावायलेट फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो येलो यानी येलो जो फोटोन है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है. तो एफ यू इज़ ग्रेटर देन एफ वाई. अगर मैं दोनों को प्लैंक कांस्टेंट एच से मल्टीप्लाई कर दूँ इक्वेशन के दोनों साइड पे तो एच एफ यू बड़ा आ जाएगा एच एफ वाई से, और जो एच एफ होता है वो बराबर होता है एनर्जी ऑफ फोटोन के. तो इसका मतलब है ई यू एक तरफ आ जाएगा और एक तरफ आ जाएगा ई वाई. इसका मतलब ये हुआ कि अल्ट्रा वायलेट फोटोन की जो एनर्जी है वो येलो लाइट फोटोन से क्या होगी, ज़्यादा होगी. क्वेश्चन नंबर 4, सम स्टार्स आर ऑब्जर्व टू बी रेडिश and some are blue. Which star have brighter surface temperature? Explain.
यानी कुछ स्टार आपको रेड नज़र आते हैं और कुछ स्टार ब्लू। किस स्टार की जो सरफेस एनर्जी है वो ज़्यादा, सरफेस टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, आपने एक्सप्लेन करना है। आपके पास जो सरफेस टेम्परेचर का फार्मूला है उसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ के। और वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, लैम्डा टी। लैम्डा का मतलब है आपके पास वेवलेंथ और टी का मतलब है टेम्परेचर, और वो बराबर है एक कांस्टेंट वैल्यू के 2.898 इंटू 10⁻³ mK मिली केल्विन। अच्छा, अब वेवलेंथ जो होती है रेड लाइट की वो बराबर होती है 700 नैनोमीटर के, और जो वेवलेंथ होती है ब्लू लाइट की वो होती है 450 नैनोमीटर के। अगर हम रेड लाइट का टेम्परेचर फाइंड करेंगे तो टी इधर आ जाएगा, लैम्डा डिवाइड हो जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो टेम्परेचर आता है 4140 के यानी केल्विन, और ब्लू स्टार का आपके पास आता है 6440 केल्विन के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लू स्टार है उसका सरफेस टेम्परेचर आपके पास रेड स्टार से क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन are accelerated from rest through the same potential difference. Which particle has longer wavelength? किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की? हमारे पास जो डिब्रोगले वेवलेंथ का फार्मूला होता है वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम वी। एच इज प्लैंक कांस्टेंट, एम इज द मास एंड वी इज द वेलोसिटी। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं बाय यूजिंग पोटेंशियल डिफरेंस वी, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है ई वी। तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपके पास ई वी के। हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला और ई वी भी आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एक तरफ आ जाएगा एम वी का होल स्क्वायर, ये जो 2 डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई 2e_mv। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो एक तरफ आ जाएगा mv और दूसरी तरफ आ जाएगा √2mev। अब ये जो 2mev अंडर रूट है ये हम पुट कर देंगे mv की जगह पे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो लैम्डा मेरे पास आ जाएगा प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय √2emv। और जो आपके पास लैम्डा यानी वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मैस के। तो इसका मतलब हुआ जिसका मैस ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो मैस जिसका ज़्यादा है वो किसका मैस ज़्यादा है जी, आपके पास प्रोटॉन का मैस ज़्यादा है, तो उसकी वेवलेंथ आपके पास क्या होगी, कम होगी। और क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन का मैस कम है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, ऑल ऑब्जेक्ट्स रेडिएट एनर्जी। हर ऑब्जेक्ट जो दुनिया में मौजूद है वो एनर्जी क्या करता है, रेडिएट या एमिट करता है। तो एक्सप्लेन वाई, तो बताएं हमें। देन वी आर नॉट एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स इन द डार्क रूम में हम क्यों कोई ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते। हमारी जो आंख है वो अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक एबिलिटी रखी है कि वो सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट को देख सकती है, यानी विजिबल रेंज के अंदर जो आती है वायलेट से लेकर रेड तक। इसके अलावा जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो हम नहीं देख सकते अपनी आंख के ज़रिए। तो जो डार्क रूम होता है उसके अंदर जो एनर्जी एमिट हो रही होती है वो इंफ्रारेड रीजन के अंदर होती है, जिसकी वजह से हम इंफ्रारेड रीजन को देख नहीं सकते, तो हम वहाँ पर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को अपनी आंख के ज़रिए नहीं देख सकते। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व फॉर वन मेटल कैन यू कंक्लूड दैट द इफेक्ट विल आल्सो बी ऑब्जर्व फॉर अनदर मेटल अंडर द सेम कंडीशन। यानी अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है एक मेटल के साथ, उसी कंडीशन को यानी उसी वेवलेंथ को उसी फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके क्या हम दूसरे मेटल के साथ भी सेम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर मटेरियल की या जो हर मेटल है उसकी नेचर ऑफ मेटल डिफरेंट है। यानी डिफरेंट होने का मतलब ये है कि उनका वर्क फंक्शन डिफरेंट है। वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो भी आप कहें, यानी उसकी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंट है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एमिट होंगे। इस वजह से सेम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम नहीं देख सकते किसी भी मेटल को बगैर उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक मेटल की बजाय दूसरे मेटल के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना है तो आपको कंडीशंस चेंज करनी पड़ेंगी। कंडीशन चेंज करने का मतलब ये है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये दोनों चीज़ें आप चेंज करेंगे तब आपको जाकर दूसरे मेटल के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, नज़र आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास, एक्सप्लेन वाई इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ पार्टिकल विद अ मास टू मूव फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। कि कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ क्यों नहीं मूव कर सकता। अगर हम बात करें रिलेटिविस्टिक मैस की तो मैस आपके पास क्या होना चाहिए, डायलेट होना चाहिए, जिसका फार्मूला है m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाई √1 - v² बाय c²।
अभी हम कंसिडर कर रहे हैं कि अगर v बराबर है c के, यानी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, हम अभी ज़्यादा की बात नहीं कर रहे, कि अगर हम कह देते हैं कि वो स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव कर ले तो हमारे पास v स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा c स्क्वायर और नीचे c स्क्वायर मौजूद है, वो आपस में कैंसिल आउट, वहाँ पे 1 आ जाएगा। तो m बराबर आ जाएगा m नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 का मतलब है m डिवाइडेड बाई 0 और m नॉट डिवाइडेड बाई 0 का मतलब है जो मैथ अब निकलेगा वो इनफाइनाइट निकलेगा। अगर एक चीज़ जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है और उसका मैथ इनफाइनाइट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि ना तो वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकती है, तो स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर मूव करना तो नामुमकिन है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, यूज फोटोन मॉडल टू एक्सप्लेन वाई द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इज हार्मफुल टू योर स्किन वाइल विजिबल लाइट इज नॉट। क्या आपके पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन क्यों नुकसानदेह होती है, विजिबल लाइट नुकसानदेह नहीं होती, आपकी स्किन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालती। हम अगर एनर्जी ऑफ फोटोन का फार्मूला लिखते हैं तो वो बराबर होता है E इज इक्वल टू एच एफ के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। अल्ट्रा वायलेट की फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट से बहुत ज़्यादा है, मतलब ये है कि अगर अल्ट्रा वायलेट की फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट से बहुत ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी भी विजिबल लाइट से बहुत ज़्यादा है, और इसकी एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो हमारी स्किन पे अफेक्ट करती है, उनको बर्न करती है, जबकि विजिबल लाइट की आपके पास एनर्जी बहुत कम है तो वो आपकी बॉडी को हार्म नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन वाई द एनाइलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन क्रिएट्स अ पेयर ऑफ फोटोन रादर देन अ सिंगल फोटोन। यानी अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिक्सअप होते हैं तो वहाँ पे दो पेयर ऑफ फोटोन बनते हैं, एक पेयर ऑफ फोटोन या सिंगल फोटोन क्यों नहीं बनता। आपके पास वैसे तो अगर हम देखें जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्रिएट होते हैं तो सिंगल फोटोन से क्रिएट होते हैं, लेकिन जब वो दोबारा मिक्सअप होते हैं तो दो फोटोन क्यों बनते हैं। दो फोटोन इसलिए बनते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को बराबर रखने के लिए आपके पास दो फोटोन बनते हैं जो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ताकि आपके पास मोमेंटम हर डायरेक्शन के अंदर क्या रहे, कंजर्व रहे। क्वेश्चन नंबर 11, when a particle's kinetic energy increases what happen to its de Broglie wavelength। अगर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो डी ब्रॉगले वेवलेंथ पर क्या इफेक्ट होता है। हमारे पास डी ब्रॉगले वेवलेंथ का फार्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम वी, और जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर के। अगर मैं दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 2 उधर मल्टीप्लाई होके एम वी का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी के, और एम वी इक्वल टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो लेमडा की वैल्यू आपके पास बन जाएगी h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2m के वी। मैंने एम वी की वैल्यू पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी। h कांस्टेंट है, 2m कांस्टेंट है, तो वो सब कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। एक्सप्लेन वाई वी कैन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व द वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन बट नॉट ऑफ अ बिलियर्ड बॉल। यानी जो बिलियर्ड बॉल जो होती है उसकी प्रॉपर्टीज हमें वेव जैसी नज़र नहीं आती, जबकि इलेक्ट्रॉन की नज़र आती हैं। अगर हम डी ब्रॉगले वेवलेंथ का फार्मूला ले लें तो लेमडा बराबर होता है h डिवाइडेड बाय एम वी के। इससे हमें यह पता लगा कि लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैथ के, यानी मैथ बहुत ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ बहुत छोटी होगी। यानी जो बिलियर्ड बॉल है उसका मैथ आपके पास बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो उसकी लेमडा की वैल्यू आती है वो इतनी स्मॉल आती है कि हम उसको एक्सपेरिमेंटली उसको क्या कर नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जब हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो हम ये कहते हैं कि हमें उसकी प्रॉपर्टीज वेव जैसी नज़र नहीं आती। जबकि इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ पे पुट कर दें तो उसकी लेमडा की वैल्यू इतनी बड़ी आ जाती है कि वो डिटेक्टेबल है। तो डिटेक्टेबल होने से हमें ये पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन हमें जो वेव लाइक प्रॉपर्टीज करते हुए दिखाई महसूस होता है, जबकि बिलियर्ड बॉल दिखाई महसूस नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 13, डज अ लाइट बल्ब एट अ टेम्परेचर ऑफ 2500 केल्विन प्रोड्यूस एज वाइट लाइट एज द सन एट 6000 केल्विन। एक्सप्लेन। क्या जो बल्ब है जिसका 2500 केल्विन टेम्परेचर है वो उतनी ही सफ़ेद लाइट प्रोड्यूस करेगा जितनी आपके पास सन प्रोड्यूस करता है एट 6000 केल्विन। अगर हम वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज़ करें तो लेमडा का फार्मूला है 2.898 10⁻³ डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, और अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ लाइट बल्ब पुट करते हैं यानी 2500 के, तो मेरे पास आंसर आता है 1.16 इंटू 10⁻⁻6 मीटर।
ये जो आंसर आया है ये आपके पास जो एनर्जी है ये विजिबल रीजन में नहीं है, विजिबल रीजन में नहीं है, ये आपको दिखाई भी नहीं देगी। लेकिन जो आपके पास 6000 केल्विन पुट करने से आंसर आता है वो आता है 683 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। अब ये जो आंसर आया है ये आपके पास विजिबल रीजन में है, तो आपके पास जो सन की जो वाइट लाइट है वो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन जो बल्ब है, लाइट बल्ब जो है वो उतनी वाइट लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा जितनी आपके पास सन प्रोड्यूस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ ब्लू लाइट हैव एग्जैक्टली द सेम एनर्जी, दोनों की एनर्जी क्या है, सेम। विच लाइट कंटेन द ग्रेटर नंबर ऑफ फोटोन, किसके नंबर ऑफ फोटोन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। एनर्जी जो होती है फोटॉन्स की फॉर्म में वो फार्मूला है E इज इक्वल टू एन एच एफ, और n बराबर आ जाएगा E डिवाइडेड बाई एच एफ, और n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होंगे। तो इससे मुझे ये पता लगा कि ब्लू लाइट के जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, तो उसके नंबर ऑफ फोटॉन रेड लाइट की निस्बत क्या होंगे, कम होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इन कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट an electron is accelerated straight ahead in the direction of the incident X-ray photon. What way does the scattered photon move? Scattered photon move किस डायरेक्शन में करेगा जब हम उसको इंसिडेंट कराते हैं एक्सरे फोटोन को एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, हमें ये बताना है। हम कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर अगर हेड ऑन क्लियन करा रहे हैं, यानी स्ट्रेट लाइन के अंदर आपके पास एक्सरे फोटोन को मूव करा रहे हैं और उसी डायरेक्शन में आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन वो अगर उन दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो 0 डिग्री का है, तो कॉम्पटन शिफ्ट भी 0 आएगा आपके पास और कोई एनर्जी चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास डेल्टा लैम्डा बराबर होता है H/m0c के 1 माइनस कॉस फाई, और कॉस फाई 0 के बराबर है तो कॉस 0 बराबर आ जाएगा 1 के, तो 1 माइनस 1 आपके पास हो जाएगा 0। और अगर यही हेड ऑन कोलिजन हमारे पास एंटी पैरेलल होता है, यानी अगर फोटोन जाता है और स्कैटर होता है 180 डिग्री के ऊपर, यानी टकराने के बाद वापस आता है, तो आपके पास जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा, और मैक्सिमम एनर्जी इस प्रोसेस के अंदर, या मैक्सिमम जो आपके पास कॉम्पटन शिफ्ट है वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि डेल्टा लेमडा आपके पास 2h आ जाएगा। 2h कैसे आएगा, cos 180 आपके पास होता है -1 के बराबर, और 1 माइनस -1 हो जाएगा 1 + 1, तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो आपके पास जो कॉम्पटन शिफ्ट आएगा वो आएगा मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 16, वाई मस्ट द रेस्ट मास ऑफ फोटोन बी 0, एक्सप्लेन। फोटोन का रेस्ट मास 0 क्यों होना चाहिए? अगर हम रिलेटिविस्टिक मास की बात करते हैं तो उसका फार्मूला होता है m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाई √1 माइनस v²/c²। 1 माइनस v²/c² दूसरी तरफ ले जाएं तो यहाँ पे m आके डिवाइड हो जाएगा, m0/m बन जाएगा। अच्छा, जो फोटोन है वो मूव करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो v बराबर आ जाएगा c के, और अगर v c के बराबर है तो c²/c² कट के 1 आ जाएगा, और 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, यानी m0/m की जो रेशियो है वो 0 के बराबर है। अब मुझे ये पता है कि जो m है, सिंपल m0 नहीं, जो m है वो कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि किसी चीज़ को इनफाइनाइट से डिवाइड करें तभी वो 0 आती है। इसलिए अगर वो इनफाइनाइट नहीं है तो रेस्ट मैथ जो फोटोन का है वो किसके बराबर है, 0 के, यानी m0 0 के बराबर है, m इनफाइनाइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट हैपन टू द टोटल रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी इफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल। अगर हम टेम्परेचर को डबल कर देते हैं तो ब्लैक बॉडी से एमिट होने वाली जो रेडिएशन हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के मुताबिक E बराबर है अल्फा t पावर 4, अल्फा इज कांस्टेंट विच इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और अगर हम इस t की जगह पे 2t पुट करें, क्योंकि अब हमने टेम्परेचर डबल किया है तो मैं t डैश ले रहा हूँ 2t के बराबर, तो E डैश किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा t डैश पावर 4 के, और t डैश क्योंकि 2t के बराबर है तो वो 2t पावर 4 हो जाएगा। 2 पावर 4 16 के बराबर है, अल्फा t पावर 4 आ जाएगा। अल्फा t पावर 4 क्योंकि e के बराबर है तो e डैश बराबर आ जाएगा 16e के, यानी जो आपकी टोटल एनर्जी है, जो रेडिएशन एमिट होगी अगर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल करते हैं तो वो 16 टाइम एनर्जी क्या हो जाएगी, उनकी इंक्रीज हो जाएगी, यानी उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, 16 टाइम इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 18, वाई डोंट वी ऑब्जर्व कॉम्पटन इफेक्ट विद विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के साथ हमें कॉम्पटन इफेक्ट क्यों नज़र नहीं आता या दिखाई नहीं देता? कॉम्पटन इफेक्ट जो है उसके लिए जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है,
और जो विजिबल लाइट के फोटॉन्स की एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए हमें कॉम्पटन इफेक्ट विजिबल लाइट के ज़रिए दिखाई नहीं देता। उसके लिए जो एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी, वो एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट के फोटॉन से ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ द फॉलोइंग पार्टिकल्स ऑल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी विच हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इसी तरह का एक क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है और उसके अंदर भी हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ ली। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बाद हमने काइनेटिक एनर्जी को बीच में यूटिलाइज़ किया और काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज़ करके हमें ये पता लगा था कि लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस, यानी जिसका मैस सबसे ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। तो हमें पता है कि जो अल्फा पार्टिकल है, यानी जिसके अंदर आपके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन आते हैं, उसका मैस सबसे ज़्यादा है। तो उसका मैस ज़्यादा होने की वजह से उसकी जो वेवलेंथ होगी वो सबसे क्या होगी, छोटी होगी। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ दोनों की सेम है, प्रोटॉन की भी और इलेक्ट्रॉन की, विच पार्टिकल हैज़ अ ग्रेटर स्पीड, किसकी स्पीड ज़्यादा होगी। यही डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम वी, तो वी बराबर आ जाएगा एच डिवाइडेड बाई एम लैम्डा के। अब अगर मैं नोट करूं तो v इज इक्वल टू एच बाई एम लेमडा में h भी कांस्टेंट है और लेमडा सेम है दोनों के लिए, तो v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m, यानी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी जिसका मैस कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मैस क्योंकि प्रोटॉन के मैस से कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी प्रोटॉन की वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल वही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की तरह का, तो आपने जो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है वही लिख देना है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए भी, कि वाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज हार्मफुल टू स्किन वाइल विजिबल लाइट इज नॉट। क्वेश्चन नंबर 22, एन इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब इज कनेक्टेड टू अ डिमर स्विच। आपने एक डिमर स्विच के साथ एक बल्ब कनेक्ट किया हुआ है और जब हम बल्ब को ऑपरेट करते हैं फुल पावर के साथ तो वो नज़र आता है वाइट, लेकिन जब हम उसको डिमर के ज़रिए उसकी जो करंट की वैल्यू को कम करते हैं तो हमारे पास वो रेड होने लग जाता है। इसको एक्सप्लेन करें। अकॉर्डिंग टू वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ के मुताबिक लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी आपके पास अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कम वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। जब हम उसको कनेक्ट करते हैं डिमर के साथ और हम मैक्सिमम करंट फ्लो कराते हैं तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस आपके पास कम होगी, क्योंकि मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है और मैक्सिमम करंट फ्लो होने की वजह से रेजिस्टेंस कम होने की वजह से तो आपके पास फिलामेंट की जो आपके पास टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा, और फिलामेंट का टेम्परेचर हाई होने की वजह से शॉर्टर वेवलेंथ की आपके पास रेडिएशन एमिट होंगी। तो शॉर्टर वेवलेंथ की जो इंटेंसिटी एमिट होगी तो उसकी वजह से आपके पास जो बल्ब है वो वाइट नज़र आएगा। लेकिन जब हम डिमर की रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं तो डिमर की रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करने से करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, और करंट की वैल्यू कम होने से जो बल्ब का टेम्परेचर है वो आपके पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बल्ब का टेम्परेचर कम होने से लॉन्गर वेवलेंथ की जो आपके पास है वो रेडिएशन एमिट होंगी, और लॉन्गर वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो आपके पास रेड कलर की होती है, तो आपके पास जो बल्ब है वो आपको रेड दिखाई देगा। अब हम करने लगे हैं चेक पॉइंट्स के क्वेश्चन जो आपकी बुक में है। 4 क्वेश्चन है, उनमें से पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज इट स्पीड इंक्रीजेस। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, जो डेंसिटी होती है वो होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक मैस जो है वो आपके पास इंक्रीज होता है, स्पीड के इंक्रीज होने से आपके पास मैस क्या होता है, इंक्रीज होता है, और मैस और डेंसिटी आपके पास दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैस इंक्रीज हो रहा है स्पीड के इंक्रीज होने से तो आपके पास डेंसिटी भी इंक्रीज होगी स्पीड के इंक्रीज होने से। चेक पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2, इट इज सेड दैट आइंस्टाइन आस्क्ड द क्वेश्चन, आइंस्टाइन ने क्वेश्चन किया था व्हाट वुड आई सी इन मिरर, मुझे मिरर में क्या दिखाई देगा, इज कैरिड इन माई हैंड, जो मेरे हैंड में है, एंड एट द स्पीड ऑफ लाइट, और हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकते हैं। हाउ वुड यू आंसर दिस क्वेश्चन, आप इसको कैसे आंसर करेंगे। एक चीज़, द मिरर एंड द पर्सन आर इन द सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर क्योंकि मिरर भी और वो जो बंदा है दोनों सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द मिरर विद रिस्पेक्ट टू पर्सन इज जीरो, मेरे लिहाज से वो जो मिरर की वेलोसिटी है और जो मिरर के लिहाज से मेरी वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। तो जो आपके पास इमेज नज़र आएगी वो आपके पास फर्स्ट पोस्टुलेट और स्पेशल थ्योरी के तहत आपको दिखाई देगी।
चेक पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3, सिंस मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मास एक एनर्जी की फॉर्म है, इज इक्वल टू mc स्क्वायर, कैन वी कंक्लूड दैट अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग हैज मोर मास देन द सेम स्प्रिंग विच इज नॉट। कंप्रेस स्प्रिंग का मास क्या ज़्यादा होगा कि हमने अगर उसको कंप्रेस नहीं किया हुआ, क्योंकि कंप्रेस स्प्रिंग के अंदर एनर्जी होती है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन डेल्टा एम यानी चेंज इन मास बराबर है चेंज इन एनर्जी बाय सी स्क्वायर के। अब सी स्क्वायर एक बहुत बड़ी अमाउंट है और सी स्क्वायर का इतनी बड़ी अमाउंट है कि डेल्टा एम और आपके पास जो कंप्रेस स्प्रिंग है वो बहुत छोटी वैल्यू है, और जो उससे चेंज प्रोड्यूस होगी, ये नहीं कि नहीं प्रोड्यूस होगी, चेंज प्रोड्यूस होगी अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, यानी मैथ्स में फ़र्क आएगा, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा आला यानी इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है कि हम उसको मेजर कर सकें। तो हम ये कहते हैं कि मास ऑफ स्प्रिंग में कोई भी चेंज नहीं आएगी क्योंकि इट इज़ अनमेजरेबल। Why does existence of cutoff frequency favor a particle theory for light rather than a wave theory? आपके पास जो ये जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये जो लाइट की एज अ पार्टिकल को कैसे बिहेव कर फेवर करता है, यानी लाइट आपके पास दोनों तरीक़ों से बिहेव करती है, पार्टिकल के तौर पे भी, वेव के तौर पे। लेकिन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से हमें कैसे पता लगता है कि लाइट एक पार्टिकल है ना कि एक वेव। हमारे पास जो वेव थ्योरी है वो ये कहती है कि अगर हम किसी लाइट बीम की इंटेंसिटी बढ़ा दें, यानी इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ वेव्स बढ़ा दें, तो हमारे पास उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन एनर्जी बढ़ने के बावजूद इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होते किसी खास मटेरियल में से। क्यों नहीं एमिट होते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए ख़ास फ्रीक्वेंसी चाहिए, और अगर वो फ्रीक्वेंसी नहीं है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे, बेशक आप जितनी ज़्यादा मर्जी हाई इंटेंसिटी यूज़ कर लें। इसका मतलब ये हुआ कि किसी, यानी एक एग्जांपल ले लें, एक दरवाज़ा है और दरवाजे में से जब तक आप एक ख़ास किस्म का वो ओपन करने के लिए चाबी नहीं लगाएंगे तो वो दरवाज़ा ओपन नहीं होगा। तो यह आपके पास लाइट को एज आ पार्टिकल बता रहा है। पार्टिकल का मतलब ये है ख़ास पार्टिकल जाएगा तब वहाँ से दूसरा पार्टिकल एमिट होकर आएगा, ना कि लाइट एज आ वेव।